हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये अल्टरनेटिंग करंट का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम पावर का जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालें पावर इन एसी सर्किट। लिखिए पावर इन एसी सर्किट। उसमें पहले हम प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर रेजिस्टेंस को केस लेंगे। केस फर्स्ट फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक, तो जब पहला केस लिखना पावर फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। देखिए, अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन लेते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट इक्वेशन क्या होगी? I इज इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि करंट जो है वो 90 डिग्री लैग करती है। ठीक है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। ठीक, जरा देखे रहना, ध्यान रहेगा बाद में। तो पावर में अब वोल्टेज और आई मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों, पावर पी वी आई होता है। ठीक, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस करंट है, इसलिए ये पावर भी इंस्टेंटेनियस आई एन एस लिखा है। तो वी नॉट, पहले यहाँ पर वी और आई मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको जरा साइन 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करें, क्या बनेगा? ये आ जाएगा माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, इसमें आप ऐसा करें कि वी नॉट आई नॉट में 2 डिवाइड करें और 2 इसमें मल्टीप्लाई करें, तो हमारा ये फार्मूला बन गया वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। ये पावर इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि ये वोल्टेज इंस्टेंटेनियस है, ये करंट इंस्टेंटेनियस है, तो पावर भी जो है वो इंस्टेंटेनियस है। समझ में आ रही बात? तो अगर आप एवरेज पावर निकालेंगे तो फुल साइकिल के लिए, तो साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी। ठीक, कितनी वैल्यू होती फुल साइकिल के लिए एवरेज साइन थीटा की? साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती फुल साइकिल के लिए? आपको ये पाई नहीं है, क्या बोल रहे हो? ये साइन कर्व होता है, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे ये पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी। एवरेज वैल्यू इसकी 0 होती है साइन थीटा की। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 0 होती है फॉर फुल साइकिल। तो यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू होगी आपकी वो 0 होगी। यहाँ पर पार उससे कंपेयर नहीं करें, वो टॉपिक अलग बिल्कुल है। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने पावर निकाली है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपने ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया है कि इसमें जो एवरेज पावर होगी फुल साइकिल के लिए वो 0 आएगी। ठीक, अब हम इसको जो है ना ग्राफ से करेंगे डिस्कशन, उसको आप चेक करें। ये वोल्टेज, हाँ, ये फेजर नहीं बना रहे हैं, और ये वेव डायग्राम बनेगा। हाँ, उसमें आप वेव डायग्राम ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, हम समझा रहे हैं उसको, केवल डायग्राम बना के समझ लेना। यहाँ देखो, ये इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन है। ठीक, जरा इस पर ध्यान दें, टॉपिक पर जो है इधर ध्यान दें ठीक से, सीरियसली। ये वोल्टेज इक्वेशन बन रही है, देखो इधर, ये वोल्टेज की आपने बेस बना के साइन थीटा का कर्व बना लिया। जरा इसका कर्व बनाएं, ये क्या होगा? ये 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक, तो 90 डिग्री लैग करने का मीनिंग हुआ कि इसके यहाँ मैक्सिमम होगा। ये समझ में आ रहा बात? यहाँ पर ये 0 आएगा, यानी कि माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है ये बन गया फुल साइकिल के लिए। ये हमारी वोल्टेज है, और जो डॉटेड बनाई है वो इसके लिए है, करंट के लिए है। ठीक है, ग्राफ बना लें जरा इसको, ये नोट कर लिया। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम पावर का स्टडी करेंगे। ठीक है,
बना लिया। देखिए 1/4 साइकिल के लिए यहाँ पर ये वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा। जरा ध्यान दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई पावर होगा। ये जो हम थर्ड ग्राफ बना रहे हैं ये पावर का ग्राफ है और मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं। अभी आपने कैसे चेकिंग की थी मैथमेटिकली कि एवरेज पावर प्योर इंडक्टर में 0 होगी। इसका मतलब कोई पावर कंजम्पशन एसी के केस में इंडक्टर नहीं करेगा। ठीक, देखिए जरा अगले देखें 1/4 में पाई तक यहाँ हाँ वोल्टेज भी पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव तो पावर ये पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई करके ग्राफ बना रहे हैं। ठीक, आगे चेक करें यहाँ तक। इसमें करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज नेगेटिव है, इसका मतलब पावर नेगेटिव होगी। ठीक, यहाँ पर चेक करें आगे, ये नेगेटिव है दोनों तो इसका मतलब ये पावर पॉजिटिव होगी। पहली बात यहाँ ये चेक करें, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये पावर का है, ये साइकिल जो बनाई है। देखिए यहाँ पर 2 बार ये पॉजिटिव है और 2 बार पावर नेगेटिव है। ठीक, पावर पॉजिटिव का मतलब है कि ये सर्किट से पावर को ड्रॉ करेगा और नेगेटिव का मतलब है कि इसको बैक कर देगा, वापस चली जाएगी। क्या होता है कि जो इंडक्टर होते हैं इनमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी बनती है। आप साइकिल में इसमें एनर्जी आएगी, साइकिल रिवर्स हुई वापस, फिर चार्ज होगा, फिर आएगी, फिर वापस होगी, कुल मिलाकर एवरेज पावर 0 होगी। समझ गए ना। दूसरी बात ध्यान रखना कि इसकी जब एक साइकिल कंप्लीट होती है किसकी, वोल्टेज की और करंट की, तो पावर की 2 साइकिल हो गई। यहाँ देख लो, एक साइकिल ये बनी और एक साइकिल ये। मैथमेटिकली भी ध्यान दें, वोल्टेज की इक्वेशन आपने लिखी थी उसमें क्या था, V0 cos ओमेगा टी था, और जब पावर बनाया तो उसमें क्या आया साइन के साथ 2 ओमेगा टी, यानी कि फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी। नोट करें इसी में। लिखिए व्हेन V और I लिख देना वोल्टेज और करंट के लिए। व्हेन वोल्टेज एंड करंट पॉजिटिव, व्हेन V एंड I पॉजिटिव, कॉमा लगा के पावर पॉजिटिव। व्हेन वोल्टेज एंड करंट पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। व्हेन V एंड I नेगेटिव, V पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। व्हेन V पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, कॉमा लगा के लिखें पावर नेगेटिव। एवरेज, थर्ड पॉइंट में, एवरेज पावर इज 0 व्हेन कैलकुलेटेड ओवर कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर इज 0 व्हेन कैलकुलेटेड ओवर कंप्लीट साइकिल। लिखा। दूसरा लिख दें, पावर हैज फ्रिक्वेंसी ट्वाइस, पावर हैज फ्रिक्वेंसी ट्वाइस देन वोल्टेज और करंट। पावर हैज फ्रिक्वेंसी ट्वाइस देन वोल्टेज और करंट। नोट किया। नेक्स्ट में लिखें, व्हेन पावर इज पॉजिटिव, when power is positive, energy is delivered from source. When power is positive, energy is delivered from source. जब पावर पॉजिटिव है, when power is positive, energy is delivered from source to inductance, यानी सोर्स से इंडक्टेंस को डिलीवर होगी पावर। व्हेन पावर नेगेटिव, एनर्जी इज रिटर्निंग फ्रॉम इंडक्टेंस टू सोर्स। एनर्जी इज रिटर्निंग फ्रॉम इंडक्टेंस टू सोर्स। नेक्स्ट पैरा में लिखें,
कोई बात नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगर आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाएंगे तो वहां भी सेम थ्योरी लगेगी। प्योर कैपेसिटर सबके लिए क्या हुआ, ये ग्राफ बनेगा तब भी जीरो आएगा, मैथमेटिकली बनाएंगे तो तब भी जीरो आएगा। पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट तो अपने हिसाब से बन जाएंगे। वहां आप मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें ना कि प्योर इंडक्टर में आपने V को क्या लिया था, V0 साइन ओमेगा टी, करंट क्या लिया था, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसमें प्लस π/2 लेंगे, बात तो एक ही आएगी। उसमें नेगेटिव में आया साइन 2 थीटा, यहाँ पॉजिटिव में आएगा तो एवरेज जीरो होगा। अगर आपको पेपर में आता है कि फॉर प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर पावर आप प्रूव करें जीरो होगी, तो आप इसी मैथमेटिकल मेथड से प्रूव कर दें। बात समझ गए ना। और ग्राफ बनाएंगे तब भी जीरो आएगा। जैसे हमने इंडक्टर के ग्राफ से समझाया है, वैसे कैपेसिटर के भी ग्राफ में भी करंट 90 डिग्री लीड करेगी। वहां भी वही होगा, जब बी और आई पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव, बी और आई में अगर कोई नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होगी, एवरेज पावर जीरो होगी, फ्रिक्वेंसी डबल होगी। आप समझ में आ गई ना बात आपके। तो लिखा है वहां पर सेम इज ट्रू फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सेम इज ट्रू फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। लिखे इट इज फॉर दिस रीजन, इट इज फॉर दिस रीजन दैट इन AC सर्किट either an inductance or capacitor either in inductor or capacitor is used for controlling the current। क्योंकि कोई पावर कंजम्पशन नहीं करते हैं, इसलिए करंट कंट्रोलिंग में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा देते हैं, करंट कंट्रोल हो जाती है और पावर कंजम्पशन नहीं होता है। कंट्रोलिंग द करंट, डीसी में क्या लगाते हो करंट कंट्रोलिंग के लिए, रेजिस्टेंस लगाते हो, वहाँ लॉस होता है। लेकिन यहाँ ये फायदा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर लगा दो तो कोई पावर लॉस नहीं होगा। समझ गए ना। अब आप हेडिंग डालें केस सेकंड फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, पावर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सेकंड केस फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखिए पहले फार्मूला बनाए। रेजिस्टिव में क्या होता है, वोल्टेज इक्वेशन V ले लें, V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या होगी I इज इक्वल टू I0, दोनों सेम फेज में होते हैं, ध्यान दें, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, इसलिए एक ही इक्वेशन रहती है यहाँ पर है। पावर इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई कर दें VI का, तो V0 I0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको cos 2 ओमेगा टी से चेंज करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 - 2 cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, V0 I0 अपान 2 1 - cos 2 ओमेगा टी। ये पावर कौन सी है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक, अब अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो किसकी वैल्यू जीरो होगी एवरेज में, बोलिए, फॉर एवरेज पावर। ठीक, cos 2 ओमेगा टी जीरो फॉर फुल साइकिल, लिख दो फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। तो कितनी आई एवरेज पावर, V0 I0 अपान 2। समझ में आ गया ना बात, इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो यहां पर बचा केवल V0 I0 बाई 2। इसको हम पावर को ऐसे नोट कर सकते हैं, B अपान √2 अलग करें, I0 अपान √2 अलग करें, तो ये VRMS और IRMS, ये बन गया आपका फार्मूला। यानी AC के केस में वही फार्मूला बना पावर का जो RMS में आप DC में लगाते हैं, VI मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 थे तो हमने √2 फुल साइकिल के लिए, इसमें तो पावर कंजम्पशन रेजिस्टिव में तो होगा ही नहीं, तो फिर किसी में भी फुल साइकिल के लिए निकालते हैं।
हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे हमने अभी वेव डायग्राम बनाए थे ना, इसमें प्योर इंडक्टर में और प्योर कैपेसिटर में, तो वैसे ही जो है यहाँ भी जरा वेव डायग्राम बनाएं। ये वोल्टेज और ये करंट चेक करें, ठीक है, दोनों सेम फेज में। ये वोल्टेज वाला है, बनाया हमने डार्क से, और ये करंट है आपका डॉटेड वाले से। वोल्टेज और करंट, पावर में क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो जरा मल्टीप्लाई कर दें, दोनों पॉजिटिव है यहाँ पर। जरा यहाँ ध्यान दें थ्योरेटिकली, ये बना ब्लू कलर से पावर की, ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ग्राफ भी ऊपर चला गया क्योंकि ये करंट भी नेगेटिव है और हाँ, अरे ये माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे ही बनेगा ऊपर, यहाँ जीरो होगा, ठीक है, इसी टाइप से बनेगा। जरा यहाँ पर ध्यान दें, थ्योरेटिकल बात करो। इसमें जो वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज, ये करंट और ये पावर, ठीक, ये वोल्टेज की एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट होती है, करंट की भी यहाँ तक कंप्लीट होती है, लेकिन ध्यान दें पावर की 2 साइकिल हो गई, यहाँ इसकी साइकिल कंप्लीट हो गई। फ्रिक्वेंसी इसकी डबल होती है। ऑब्जेक्टिव के लिए, बोर्ड के लिए, सभी जगह ध्यान रखना कि जो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज और करंट की है, पावर की फ्रिक्वेंसी डबल होती है हमेशा। ये समझ में आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में ये जा ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी एक साइकिल जब वोल्टेज की होगी तो पावर की 2 साइकिल। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ cos 2 ओमेगा टी बन रहा था ना, इसलिए जो है वो साइकिल यहाँ पर डबल होगी। दोनों मेथड से आप समझ गए हैं कि इसमें, हाँ, इसमें पावर कंजम्पशन होगा, ध्यान रखना बात, इसमें होगा रजिस्टिव में, रेजिस्टेंस में ना। प्योर इंडक्टर में कोई भी एलिमेंट, कोई भी सर्किट ऐसा नहीं होता है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो वहाँ फायदा और नुकसान नहीं है, वो तो होगा ही सर्किट में, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर एलिमेंट आप इंडक्टर लेते हैं तो उसमें मेन इफेक्ट इंडक्टर का होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कैपेसिटर का इफेक्ट भी होगा और रेजिस्टेंस का भी। ठीक इसी तरह से जो कैपेसिटर लेते हैं उसमें रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट है और इंडक्टर का भी इफेक्ट होता है। ठीक इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का भी इफेक्ट है, आइडियल नहीं हो सकता है। बात समझ गए, आ गई, ठीक। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, जो मेन हमारा पावर का डेरिवेशन है, लिखिए एवरेज पावर इन RLC सर्किट। इन जनरल में यही आता है, अगर प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर आता है ना, तो फिर ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा वो, ठीक है। पावर का अगर डेरिवेशन पूछते हैं तो इसका मतलब है LCR सर्किट में पावर को पूछ रहे हैं, वो उससे निकल आता है एवरेज पावर इन RLC सर्किट। उसमें फार्मूला बदलता नहीं है, फार्मूला सेम होता है। लिखा एवरेज पावर इन RLC सर्किट, लिखिए द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। वैसे भी पावर तुम्हें मालूम है वर्क डन अपॉन टाइम होती है, ठीक है ना, एनर्जी अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पावर। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। देखिए जो RLC सर्किट है, आपने ध्यान दिया होगा जब हम लोगों ने फेजर इसका डायग्राम बनाया है, तो इसमें या तो इंडक्टिव होगा सर्किट या कैपेसिटिव होगा, रजिस्टिव भी हो सकता है अगर LC इक्वल है। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये सब में लग जाता है, चाहे तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे कैपेसिटिव हो, चाहे प्योर रजिस्टिव इफेक्ट हो, सबके लिए लगता है, ठीक है। तो LCR जो RLC सर्किट है LCR, इसमें हम जो वोल्टेज इक्वेशन है वो V0 साइन ओमेगा टी ले रहे हैं, और जो करंट इक्वेशन है वो I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई ले रहे हैं।
पाई क्या है, ये सब वहाँ पेपर में लिख देना। वी नॉट पीक वैल्यू, वी क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मेन चीज है फाई, फाई क्या है फेज एंगल, लिखिए फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फाई समझ गए ना। और हमने सर्किट कैसा लिया है इंडक्टिव, क्योंकि करंट लैग कर रही है। अगर कैपेसिटिव लेते तो क्या करते हैं यहाँ तो प्लस फाई, डेरिवेशन एक ही आएगा। अगर वो कुछ लिखते भी हैं ऐसे लिखते नहीं जनरली में, तो यहाँ पर लिख देना लेट सर्किट इज इंडक्टिव, ठीक है, यानी कि करंट लैग कर रही है फाई एंगल से। समझ गए। ये वोल्टेज इंस्टेंटेनियस है, ये करंट इंस्टेंटेनियस है, तो जो पावर निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस होगी। वी आई मल्टीप्लाई कर दें तो वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। मैथमेटिकली तुमने इसमें काफी वर्क इसके बाद किया है, क्या करें इसमें बताओ जरा। इसके बाद ये वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। खोलेंगे नहीं तो और लेंदी हो जाता है, वो भी मेथड है। आप साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा शार्ट पड़ता है। इसमें 2 से डिवाइड करें और 2 मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो 2 साइन ए साइन बी, तो पावर इंस्टेंटेनियस वी नॉट आई नॉट बाई 2, और इसमें आपका फार्मूला लगा दें 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। यहाँ फार्मूला नोट कर देना 2 साइन ए साइन बी, यही होता है ना फार्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो दोनों माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा टी में माइनस कर दें ओमेगा टी प्लस फाई, साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब जो दोनों प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 ओमेगा टी माइनस फाई, ये ओमेगा टी कैंसिल हो गया, पावर इंस्टेंटेनियस बन गया वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। चेक करें, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा दिया। अब हमारा ये पावर इंस्टेंटेनियस है, हमें जो कैलकुलेशन करना है वो कौन सी पावर निकालनी है, एवरेज पावर का फार्मूला, ये लिख लिया। हमें जो कैलकुलेशन करना है वो एवरेज पावर का। तो एवरेज वैल्यू या तो आप क्या है कि एग्जाम में इसको इंटीग्रेट करके निकालें पूरा, और नहीं तो पेपर में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, इसकी वैल्यू एवरेज कितनी होगी 0 होगी फुल साइकिल के लिए। आप ग्राफ बना के शो कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कम टाइम हो ना तो फिर इंटीग्रेट करके भी दिखा सकते हैं। ठीक, फॉर फुल साइकिल cos 2 ओमेगा टी माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t और dt पर, तो ये वैल्यू 0 होती है। समझ गए ना। इसलिए जो हमारी पावर एवरेज जब हम निकालेंगे तो वो पोर्शन आपका 0 हो गया, वी नॉट बाई आई नॉट, और यहाँ केवल कॉस फाई बचेगा। हाँ, कंप्लीट साइकिल 0 टू कैपिटल टी, समझ गए होंगे ना। इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, dt भी लगा दिया वैसे हमने, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो इंटीग्रेट करके दिखाना पड़ेगा। हाँ चलेगा, ये समझ गए आप। यहाँ कॉस फाई आ गया। अब इसको क्या करें, वी नॉट बाई रूट 2 अलग करें, आई नॉट बाई रूट 2 करें और कॉस फाई लगाएं। ठीक है, वी नॉट बाई रूट 2 कौन सी करंट हो गई, वी आर एम एस, ये बन गई आई आर एम एस और कॉस फाई। तो हमारा जो एवरेज पावर का फार्मूला बन गया वो बी आई कॉस फाई। जनरल में लर्न रखते हैं बी आई कॉस फाई, लेकिन ध्यान रखना उसमें कि बी एवरेज है और आई एवरेज है। ये नोट कर लिया था।
तो ये डेरिवेशन, जैसे इसमें एक प्योर इंडक्टर, LCR सर्किट का डेरिवेशन और पावर का डेरिवेशन, ये 2-3 काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो पावर जो है आपकी, देखिए ये बना फार्मूला, एवरेज पावर VRMS IRMS और cos फाई। इसमें ज़रा यहाँ कुछ पॉइंट आप ध्यान दें। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा तो ज़रा बताएं फाई कितना होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में। हाँ, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा तो उसमें फाई को सीधे 90 बोल दें, माइनस की जरूरत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। हाँ, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर दोनों ही केस में, अरे वो तब भी 0 ही होगा। पार प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, सी बन गया कैपेसिटर से, फाई हो गया 90, इसलिए एवरेज पावर 0, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर कंजम्पशन नहीं करेंगे। आपने इसके पहले भी मैथमेटिकली देख लिया है। और दूसरा पॉइंट, फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट के लिए फाई कितना होता है 0 डिग्री। तब पावर एवरेज कितनी होगी, तो VRMS और IRMS हुई, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर इसका निकालना हो तो फाई गिवन होगा ना? क्या होगा फाई? वैसे अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ गिवन होगा तो पावर की वैल्यू डाल दें cos फाई, तो निकल आएगा आपका। मेन पावर कंजम्पशन जो है ना वो रजिस्टिव सर्किट में होता है, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर और ध्यान देना कि जो पावर है, पहले तो जो cos फाई है, आप पॉइंट नोट कर लें, थर्ड पॉइंट, जो cos फाई है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर। और cos फाई की वैल्यू हमने उस दिन इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था, आपने बनाया था ना, यहाँ फाई ये Z, ये XL माइनस XC और ये R, तो cos फाई होता है R/Z, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर ये आपका cos फाई जो है यहाँ पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक। यहाँ नोट कर लें आप, cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और एक चीज पर यहाँ पर गौर करें आप, नहीं जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर देखें पावर को जो फार्मूला आपने ये ड्राइव किया है, ये वाला VI cos फाई, ठीक। इसमें आप cos फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, VRMS की वैल्यू कितनी होगी वैसे, V = होगा IRMS × Z, V = IR होता है, यहाँ पर इम्पीडेंस होता है इसलिए Z आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो ये हमने VRMS की वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ नोट कर दे रहे, VRMS हो जाएगा IRMS × Z, और IRMS है फार्मूले में, और cos फाई रख दीजिए R/Z। देखिए Z कैंसिल हो गया, बिल्कुल DC की तरह फार्मूला आ गया। ये भी शो करता है कि पावर कंजम्पशन केवल इसमें होता है, पावर कंजम्पशन केवल रेजिस्टेंस में होता है, ठीक है। करंट लीड करे लैग करे उससे वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। 2 पॉइंट यहाँ नीचे और लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारी ये जो पावर है, जो सर्किट में पावर का लॉस होता है या जो कंजम्पशन है, वो VI cos फाई है। इसको हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं, तो नोट कर दें, एक्टिव पावर R, हाँ एक्टिव पावर R, डिसिपेटिव पावर VI cos फाई, इसकी यूनिट वाट है, यूनिट वाट में। यूनिट वाट नोट किया। इसमें ध्यान दें, VI cos फाई में कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, यहाँ जो फाई होगा वो क्या होगा, एंगल होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। या तो इंडक्टिव सर्किट होगा या कैपेसिटिव होगा, या तो करंट लैग कर रही होगी या करंट लीड कर रही होगी। हाँ, रेजिस्टिव में फिर फाई 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है और ये करंट है, ऐसा है ये सर्किट,
कैपेसिटिव, है ना। इसमें करंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा I cos फाई और इधर कंपोनेंट होगा I sin फाई होगा। इसमें पावर कंजम्पशन किसकी वजह से हो रहा है? cos फाई की, जो कि पावर के फार्मूले में आ रहा है। I sin फाई के ड्यू टू कोई पावर कंजम्पशन नहीं है, ठीक। इसी को हम वाटलेस करंट बोलते हैं, क्योंकि कोई वाटेज नहीं दे रहा है, ठीक है। और एक बात ध्यान और रखना, थोड़ा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू की चीज़ें हैं कि जैसे जब इंडक्टर और जो कैपेसिटर होते हैं, ध्यान से सुनना तो समझ में आएगी बात। इंडक्टर और जो कैपेसिटर होते हैं वो कोई पावर कंजम्पशन तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके ड्यू टू सर्किट में करंट फ्लो होती है। क्यों? पावर एक बार एनर्जी को ड्रा कर रहे हैं, फिर एनर्जी को बैक कर रहे हैं, तो करंट तो फ्लो हो रही है। वही करंट एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग टू I sin फाई है। इसकी वजह से कोई पावर हाँ, वो तो नहीं हो रहा है इंडक्टर कैपेसिटर में, लेकिन जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में वो लॉस करती है। आप समझ गए ना। वो जो पावर है VI sin फाई, वो रिएक्टिव पावर कहलाती है। वो एक्टिव और ये रिएक्टिव। तो केवल ज्यादा ना नोट करके केवल ये नोट करें, पावर लिखिए, पावर VI sin फाई इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। एक्टिव है VI cos फाई। आपके क्लास होम एग्जाम में या कहीं भी बोर्ड में जब पावर पूछी जाए तो ध्यान रखना, अननेसेसरी नोट नहीं करना, VI cos फाई ही पूछेंगे, समझ गए ना। तो केवल नॉलेज के लिए है, वो रिएक्टिव पावर बोली जाती है VI sin फाई, और उसकी जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। लिखिए यूनिट रिएक्टिव पावर की, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, शॉर्ट में वार बोलते हैं, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। समझ में आ रही बात ना। और यहां जो पावर VI होती है वो एपरेंट पावर और वर्चुअल पावर कहलाती है। तीसरा और नोट कर दें, एपरेंट पावर और वर्चुअल पावर इज इक्वल टू VI। जो पावर VI है वो एपरेंट पावर और वर्चुअल पावर, उसकी यूनिट है वोल्ट एम्पियर या KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर, हाँ VI केवल एपरेंट पावर। ध्यान रहे कि किलो वोल्ट एम्पियर या वोल्ट एम्पियर, उसमें वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव था ऊपर वाले में, जो है उसको नोट करें। यूनिट है हाँ वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना। अभी आएगा वाटलेस करंट, अलग से भी नोट करानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जरा आप बात समझने की यहाँ थोड़ी कोशिश करें। देखिए, मान लीजिए करंट आपकी इस डायरेक्शन में है और वोल्टेज इधर है और ये फाई है। तुम्हें याद होगा फेजर डायग्राम बनाते समय ऊपर VL था और नीचे VC था, जरा ध्यान दें बात पर, ठीक। तो जो cos फाई की वैल्यू होती है, cos फाई की वैल्यू पर ध्यान दें जरा। फाई की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही cos फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। वो यहाँ यूटिलाइज भी है, हीटर लगाया तो पावर यूटिलाइज है, बात समझ गए। रेजिस्टेंस में हो रही है डिसिपेट, लेकिन पावर यूटिलाइज भी हो रही है, समझ रहे बात। जितनी पावर इसकी फाई की वैल्यू कम करते जाएं, कैसे कम होगी जरा बताओ। जिस समय आप फेजर डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दें, ऊपर आपने बनाया था VL और नीचे क्या बनाया था VC। अगर हम VC की ध्यान दें, ये बना VL माइनस VC बना, और इधर था VR और ये नेट वोल्टेज था और ये फाई बना था LCR के फेजर डायग्राम में, ठीक। अगर आप BC को इंक्रीज कर देंगे, देखिए हम इसमें दूसरे कलर से बनाएंगे नहीं तो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा BC बढ़ाइए तो BL माइनस VC डिक्रीज होगा, और यहाँ पर जो नेट वोल्टेज होगा वो लाइन ये जाएगी और फाई देखिए डिक्रीज हो गया। इसका मतलब VC अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फाई डिक्रीज होता है, फाई डिक्रीज होगा तो cos फाई इंक्रीज होगा, पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब पावर फैक्टर की जो वैल्यू है, अगर आइडियल केस देखें तो फाई 0 कर दें, लेकिन फाई अगर 0 कर देंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा, करंट एकदम से सर्किट में हाई हो जाएगी।
इसके लिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर जो है cos फाई है, उसका करेक्शन करने का मतलब है कि सर्किट जो इंडस्ट्री में होते हैं या जो घरों में होते हैं वो सब इंडक्टिव होते हैं, क्योंकि फैन उसमें भी मोटर वाइंडिंग है, वो भी इंडक्टर है जो मेन है, और इंडस्ट्री में मेन मोटर चलते हैं। तो इंडस्ट्री में जो मोटर चलते हैं वो सब इंडक्टिव हैं। उसके लिए अगर पावर फैक्टर की वैल्यू जो है cos फाई की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 कर दी जाए, ठीक है ना, जितनी वैल्यू ये ज़्यादा होगी उधर क्या होगा, फाई की वैल्यू यार अगर बढ़ाएंगे तो साइन फाई बढ़ेगा, रिएक्टिव पावर बढ़ेगी, वो मीटर में नहीं आती है रीडिंग में। बात समझ गए? या फिर उसके लिए बड़ी इंडस्ट्री में अलग से मीटर लगाए जाते हैं रिएक्टिव पावर के, समझ गए ना। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ से कि आप अपनी तरफ से कैपेसिटर लगाएं और लगा के इस फाई की वैल्यू को डिक्रीज करें। इसको पावर फैक्टर करेक्शन कहते हैं। और पावर फैक्टर करेक्शन कैसे करेंगे? कैपेसिटर लगाकर। ठीक है, तो खाली 2 लाइन यहाँ नीचे नोट कर दें, लिखिए पावर फैक्टर हाँ नहीं, हेडिंग डाल दें पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन ये तो समझाने की चीज़ है, आप समझ गए होंगे, इसमें ज़रूरत नहीं है। पावर फैक्टर करेक्शन लिखिए इंडक्टेंस एब्जॉर्ब नो नेट पावर। इंडक्टेंस एब्जॉर्ब नो नेट पावर। आपने अभी देख लिया था कि हाफ साइकिल में पावर लेता है और हाफ में रिटर्न कर देता है। दिस इज मेजर्ड बाई VI साइन फाई। वो यही होगी मेजर्ड बाई का मतलब हाफ साइकिल में जो पावर ले रहा है और जो वापस कर रहा है। दिस इज मेजर्ड बाई VI साइन फाई। रिएक्टिव कंपोनेंट ड्रा करंट फ्रॉम सप्लाई। रिएक्टिव कंपोनेंट ड्रा करंट फ्रॉम सप्लाई, यानी VI साइन फाई की वजह से ये सर्किट से करंट को ड्रा करता है। रिएक्टिव कंपोनेंट ड्रा करंट फ्रॉम सप्लाई एंड दिस प्रोड्यूसेस लॉसेस, एंड दिस प्रोड्यूसेस लॉसेस इन वायर। नेक्स्ट पैरा में लिखना, फॉर दिस रीजन इट इज कॉमन टू करेक्ट, फॉर दिस रीजन इट इज कॉमन टू करेक्ट पावर फैक्टर, for this reason it is common to correct power factor by connecting a large capacitor, by connecting a large capacitor across the inductive load, by connecting a large capacitor across the inductive load it draw reactive power, it draw reactive power in anti-phase. By connecting a large capacitor across the inductive load it draw reactive power in anti-phase. anti-phase समझ गए ना, 180 डिग्री पर नीचे VL ऊपर बनता है और VC डाउनवर्ड में था, एंटी-फेज। नेक्स्ट हेडिंग डालें वाटलेस करंट। वाटलेस करंट कितने हुए? वाटलेस करंट, ठीक है। करंट विच कंज्यूम नो पावर। अभी दिखाया था कंपोनेंट करके। करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन सर्किट इज कॉल्ड, इन सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट, और आइडियल करंट भी बोलते हैं, आइडियल करंट। तो यहाँ पर आप ऐसे बना लें वोल्टेज को, कहीं भी डायरेक्शन में बना लेना। ये करंट, ये फाई, इसके 2 कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट कॉस फाई और ये वाला कंपोनेंट आई साइन फाई। लिखा, डायग्राम बनाया। देखिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल इन द AC सर्किट, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल इन द AC सर्किट इज ड्यू टू I sin phi I cos phi component। एवरेज पावर
consumed per cycle in the AC circuit is due to I cos phi. This is called virtual component. This is called virtual component. The component I sin phi, the component I sin phi make no contribution. The component I sin phi make no contribution to the consumption of power. No contribution to the consumption of power. Hence, I sin phi is called. Hence, I sin phi is called वाटलेस कंपोनेंट, क्योंकि कोई वाटेज नहीं है, यूनिट वाट है ना पावर की. वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट. वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट. तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको जो है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट में बता दिया, प्योर कैपेसिटर में, कि कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है. पावर कंजम्पशन केवल रेजिस्टिव सर्किट में है, ठीक. और करंट का जो कंपोनेंट वोल्टेज के लाइन में होगा, अलोंग होगा, वही उसी के ड्यू टू पावर कंजम्पशन होगा, अदर के ड्यू टू पावर कंजम्पशन नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करते हैं.